नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट जो एक अंधी गली थी, एक शांत सड़क थी, सिवाय उस समय के जब क्रिश्चियन ब्रदर्स स्कूल लड़कों की छुट्टी देता था। एक 2 मंजिला खाली मकान गली के अंधे सिरे पर खड़ा था, जो अपने पड़ोसियों से अलग एक चौकोर मैदान में स्थित था। सड़क के बाकी मकान, जो अंदर की सलीकेदार जिंदगी से वाकिफ थे, एक दूसरे को भूरे गंभीर चेहरों से देखते थे। हमारे घर का पहले का किराएदार एक पादरी था, जो पीछे के ड्राइंग रूम में मर गया था। लंबे समय से बंद रहने की वजह से कमरे की हवा बासी हो गई थी और रसोई के पीछे वाला कबाड़ खाना पुराने बेकार कागजों से भरा था। इन्हीं में से मुझे कुछ कागज कवर वाली किताबें मिली, जिनके पन्ने मुड़े और गीले थे। द एबॉट वॉल्टर स्कॉट द्वारा, द डिवोट कम्युनिकेंट और द मेमोयर ऑफ विडॉक। मुझे आखिरी किताब सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उसके पन्ने पीले थे। घर के पीछे के जंगली बगीचे में बीच में एक सेब का पेड़ और कुछ बिखरी हुई झाड़ियां थीं, जिनमें से एक के नीचे मुझे पुराने किराएदार की जंग लगी साइकिल पंप मिला। वह एक बहुत दयालु पादरी था। अपनी वसीयत में उसने अपनी सारी दौलत संस्थाओं को और घर का फर्नीचर अपनी बहन को दिया था। सर्दियों के छोटे दिनों में रात तभी हो जाती थी जब हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। जब हम सड़क पर मिलते थे तो मकान उदास हो जाते थे। हमारे ऊपर का आसमान बदलते बैंगनी रंग का हो जाता था और उस ओर सड़क के लैंप अपनी कमजोर रोशनी उठाते थे। ठंडी हवा हमें चुभती थी और हम तब तक खेलते थे जब तक हमारे शरीर गर्म नहीं हो जाते थे। हमारी आवाजें शांत सड़क पर गूंजती थी। हमारा खेल हमें अंधेरे कीचड़ भरे रास्तों से ले जाता था, जहां झोपड़ियों से निकले खुरदुरे लड़के हमारा सामना करते थे, अंधेरे टपकते बागीचों के पिछले दरवाजों तक, जहां कूड़े के ढेरों से गंध उठती थी, अंधेरी गंधाती अस्तबलों तक, जहां एक कोचवान घोड़े को संवारता था या हार्नेस से संगीत निकालता था। जब हम वापस सड़क पर आते थे तो रसोई की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ चुकी होती थी। अगर मेरे अंकल को कोने से मुड़ते देखते तो हम परछाई में छिप जाते, जब तक कि वह सुरक्षित घर न पहुंच जाए। या अगर मैंगन की बहन अपने भाई को चाय के लिए बुलाने बाहर आती तो हम छाया से उसे सड़क के ऊपर नीचे देखते रहते। हम इंतजार करते कि वह रुकेगी या अंदर आएगी, और अगर वह रुकती तो हम अपनी छाया से बाहर आकर मैंगन के घर की सीढ़ियों की ओर उदासीनता से चलते। वह हमारे लिए इंतजार कर रही होती। आधी खुली दरवाजे की रोशनी में उसका शरीर नजर आता। उसका भाई हमेशा उसे चिढ़ाता था, फिर आज्ञा मानता था और मैं रेलिंग के पास खड़ा उसे देखता रहता था। जब वह चलती तो उसकी पोशाक लहराती और उसके बालों की मुलायम लटें इधर उधर झूलती। हर सुबह मैं सामने वाले कमरे की फर्श पर लेटकर उसके दरवाजे को देखता। पर्दा इतने नीचे खींचा होता कि मुझे कोई न देख सके। जब वह दरवाजे पर आती मेरा दिल जोर से धड़कता। मैं हॉल की तरफ दौड़ता, अपनी किताबें पकड़ता और उसके पीछे पीछे चल पड़ता। उसकी भूरे रंग की परछाई मेरी नजरों में बनी रहती और जब हम उस जगह के पास पहुंचते जहां हमारे रास्ते अलग होते तो मैं अपनी चाल तेज कर उससे आगे निकल जाता। यह रोजाना का सिलसिला था। मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, सिवाय कुछ सामान्य शब्दों के, लेकिन उसका नाम सुनते ही मेरा मूर्ख मन जोश में आ जाता। उसकी तस्वीर मेरे साथ रहती थी, यहां तक कि उन जगहों पर भी जो रोमांस के लिए अनुकूल नहीं थी। शनिवार की शाम को जब मेरी आंटी बाजार जाती थी तो मुझे कुछ सामान उठाने के लिए जाना पड़ता था। हम चमकती सड़कों से गुजरते थे। नशे में धुत आदमी और मोल भाव करती औरतें हमें धक्का देते थे। मजदूरों की गालियां, दुकानदार लड़कों की तेज आवाजें,
जो सुअर के गालों के बैरल के पास खड़े होते थे, और सड़क गायक की नाक से गाई जाने वाली आवाजें जो ओडोनोवन रोसा या हमारे देश की परेशानियों के बारे में गा रहे होते थे। ये सब शोर मेरे लिए जीवन का एक ही एहसास बन जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुश्मनों की भीड़ के बीच अपना प्याला सुरक्षित लेकर चल रहा हूं। अजीब प्रार्थनाओं और स्तुतियों में उसका नाम मेरे होठों पर आ जाता था, जिन्हें मैं खुद भी नहीं समझ पाता था। मेरी आंखें अक्सर आंसुओं से भर जाती थी, मैं नहीं जानता क्यों। और कभी कभी ऐसा लगता कि मेरे दिल से एक बाढ़ निकलकर मेरे सीने में बह रही है। मैं भविष्य के बारे में कम ही सोचता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी उससे बात करूंगा या नहीं, और अगर करूंगा तो अपनी उलझन भरी भावनाओं को कैसे बताऊंगा। लेकिन मेरा शरीर एक वीणा की तरह था और उसकी बातें और हरकतें तारों पर उंगलियों की तरह थी। एक शाम मैं उस पीछे वाले ड्राइंग रूम में गया जहां पादरी की मौत हुई थी। वह अंधेरी बरसात वाली शाम थी और घर में कोई आवाज नहीं थी। एक टूटे हुए कांच से मैंने सुना कि बारिश की बारीक लगातार बूंदें गीली जमीन पर गिर रही हैं। नीचे किसी दूर की लैंप पोस्ट या जली हुई खिड़की से हल्की चमक आ रही थी। मैं खुश था कि मैं इतना कम देख पा रहा था। मेरी सारी इंद्रियां जैसे खुद को ढक लेना चाहती थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे फिसल रहा हूं। तो मैंने अपने हाथों की हथेलियां इतनी जोर से दबाई कि वे कांपने लगी, बुदबुदाते हुए ओ प्रेम कई बार। आखिरकार उसने मुझसे बात की। जब उसने पहली बार मुझसे कुछ कहा तो मैं इतना उलझ गया कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अरबी जा रहा हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने हाँ कहा या नहीं। उसने कहा कि वह एक शानदार बाजार होगा, उसे भी वहां जाने का मन था। और तुम क्यों नहीं जा सकती, मैंने पूछा। बात करते हुए उसने अपनी कलाई पर चांदी का कंगन घुमाया। उसने कहा कि वह नहीं जा सकती क्योंकि उसी हफ्ते उसके कॉन्वेंट में एक धार्मिक कार्यक्रम था। उसका भाई और 2 और लड़के अपनी टोपी के लिए लड़ रहे थे और मैं रेलिंग के पास अकेला था। उसने एक कील पकड़ रखी थी और अपना सिर मेरी तरफ झुका रखा था। हमारे दरवाजे के सामने वाले लैंप की रोशनी उसकी गर्दन की सफेद खूबसूरत मोड़ पर पड़ रही थी, उसके बालों पर चमक रही थी और फिर रेलिंग पर उसके हाथ पर गिर रही थी। वह उसकी पोशाक के एक तरफ गिर रही थी और सफेद पेटीकोट का किनारा दिख रहा था, जैसे वह आराम से खड़ी थी। तुम्हारे लिए अच्छा है, उसने कहा। अगर मैं जाऊं, मैंने कहा, तो तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। उस शाम के बाद मेरे जागते और सोते विचारों में कितनी ही मूर्खताएं आ गई। मैं चाहता था कि बोरियत भरे दिन जल्दी बीत जाएं। मैं स्कूल के काम से परेशान था। रात में अपने बेडरूम में और दिन में क्लासरूम में उसकी तस्वीर मेरे और किताबों के बीच आ जाती थी, जिसे मैं पढ़ने की कोशिश करता था। अरबी शब्द की ध्वनि मुझे उस खामोशी में सुनाई देती थी जिसमें मेरी आत्मा डूबी रहती थी और उस पर पूर्वी जादू सा छा जाता था। मैंने शनिवार रात को बाजार जाने की इजाजत मांगी। मेरी आंटी हैरान थी और उम्मीद कर रही थी कि यह कोई फ्रीमेशन का कार्यक्रम न हो। क्लास में मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए। मैंने देखा कि मेरे शिक्षक का चेहरा नरमी से सख्ती में बदल रहा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं सुस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं अपने भटकते विचारों को एक जगह नहीं कर पा रहा था। मुझे जिंदगी के गंभीर कामों में अब जरा भी धैर्य नहीं था, जो अब मेरी चाहत और मेरे बीच एक बेकार उबाऊ खेल की तरह लगते थे। शनिवार की सुबह मैंने अपने अंकल को याद दिलाया कि मुझे शाम को बाजार जाना है। वह हॉल स्टैंड में व्यस्त थे, हेड ब्रश ढूंढ रहे थे और उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ लड़के, मुझे पता है। चूंकि वह हॉल में थे, मैं सामने वाले कमरे में नहीं जा सकता था और खिड़की पर लेट नहीं सकता था। मैं घर से नाराज होकर बाहर निकला और स्कूल की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा।
हवा बहुत सर्द थी और मेरा दिल पहले ही बेचैन हो चुका था। जब मैं डिनर के लिए घर आया तो अंकल अभी तक घर नहीं आए थे। अभी जल्दी थी। मैं घड़ी को घूरता रहा और जब उसकी टिक टिक मुझे चिढ़ाने लगी तो मैं कमरे से बाहर चला गया। मैं सीढ़ियां चढ़कर घर के ऊपरी हिस्से में पहुंचा। ऊपर के ठंडे, खाली और उदास कमरों ने मुझे आज़ादी का एहसास दिया और मैं गाते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगा। सामने वाली खिड़की से मैंने अपने दोस्तों को सड़क पर खेलते हुए देखा। उनकी आवाज़ें मुझ तक कमज़ोर और अस्पष्ट होकर पहुंची। मैंने अपना माथा ठंडी कांच पर टिका दिया और उस अंधेरे घर की तरफ देखा जहां वह रहती थी। मैं शायद 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। कुछ नहीं देख रहा था, सिर्फ अपनी कल्पना में उसकी भूरे कपड़े पहने तस्वीर को देख रहा था, जो हल्की रोशनी में गर्दन के मोड़, रेलिंग पर हाथ और ड्रेस के नीचे की किनारी पर टिकी थी। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि मिसेज मर्सर आग के पास बैठी हैं। वह एक बूढ़ी बातूनी महिला थी, एक गिरवी रखने वाले की विधवा जो किसी धार्मिक मकसद के लिए पुराने स्टैम्प इकट्ठा करती थी। मुझे चाय के दौरान उनकी गपशप सहनी पड़ी। खाना 1 घंटे से भी ज्यादा खिंच गया और अंकल अब भी नहीं आए थे। मिसेज मर्सर उठकर जाने लगी। उन्होंने कहा कि देर हो गई है और वह और इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि रात की ठंडी हवा उनके लिए ठीक नहीं है। उनके जाने के बाद मैं कमरे में इधर उधर चलने लगा, अपने मुट्ठियां भींचते हुए। आंटी ने कहा, मुझे डर है कि आज रात तुम्हें बाजार का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। 9 बजे मैंने अंकल की चाबी की आवाज सुनी। मैंने सुना कि वह खुद से बातें कर रहे थे और हॉल स्टैंड उनके ओवरकोट के वजन से हिल रहा था। मैं इन इशारों को समझ गया। जब वह खाना खा रहे थे तो मैंने उनसे बाजार जाने के लिए पैसे मांगे। वह भूल गए थे। लोग अब तक सो चुके होंगे, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुराया नहीं। आंटी ने जोश से कहा, क्या तुम उसे पैसे नहीं दे सकते? तुमने उसे पहले ही बहुत देर करा दी है। अंकल ने कहा कि उन्हें बहुत अफसोस है कि वह भूल गए। उन्होंने कहा कि वह पुरानी कहावत पर यकीन करते हैं, सिर्फ काम और कोई खेल नहीं तो जैक एक नीरस लड़का बन जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और जब मैंने दूसरी बार बताया तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे द अरेब्स फेयरवेल टू हीज स्टीड पता है। जब मैं रसोई से बाहर निकला तो वह आंटी को उस कविता की शुरुआती पंक्तियां सुनाने जा रहे थे। मैंने एक फ्लोरिन को कसकर अपने हाथ में पकड़ा और बकिंघम स्ट्रीट से स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ा। खरीदारों से भरी और गैस लाइट से चमकती सड़कों को देखकर मुझे अपनी यात्रा का मकसद याद आया। मैंने खाली पड़ी ट्रेन के 3रे दर्जे के डिब्बे में अपनी जगह ली। बहुत इंतजार के बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली। ट्रेन टूटी फूटी इमारतों और चमकती नदी के ऊपर से रेंगती हुई आगे बढ़ी। वेस्टलैंड रो स्टेशन पर लोग डिब्बे के दरवाजों पर धक्का देने लगे, लेकिन कुली उन्हें पीछे हटाते रहे, कहते रहे कि यह बाजार के लिए खास ट्रेन है। मैं खाली डिब्बे में अकेला रह गया। कुछ ही मिनटों में ट्रेन एक लकड़ी के अस्थायी प्लेटफॉर्म के पास रुकी। मैं सड़क पर निकला और घड़ी की रोशनी में देखा कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मेरे सामने एक बड़ी इमारत थी जिस पर चमकते अक्षरों में बाजार का नाम लिखा था। मुझे 6 पैसे वाली एंट्री नहीं मिली और डर था कि बाजार बंद न हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी से 1 शिलिंग देकर थके हुए आदमी को दिया और टर्न स्टाइल से अंदर चला गया। मैंने खुद को एक बड़े हॉल में पाया जिसकी आधी ऊंचाई पर एक गैलरी थी। ज्यादातर स्टॉल बंद थे और हॉल का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में था। मुझे वह खामोशी महसूस हुई जो सेवा के बाद चर्च में होती है। मैं धीरे धीरे बाजार के बीच में चला गया। कुछ लोग खुले स्टॉल के पास खड़े थे। एक पर्दे के सामने जिस पर रंग बिरंगे लैंपों से कैफे शांटा लिखा था, 2 आदमी एक ट्रे पर पैसे गिन रहे थे। मैंने सिक्कों के गिरने की आवाज सुनी।
मुझे याद करने में मुश्किल हो रही थी कि मैं यहाँ क्यों आया था। मैं एक स्टॉल के पास गया और चीनी मिट्टी के फूलदान और फूलों वाले चाय के सेट को देखने लगा। स्टॉल के दरवाजे पर एक जवान लड़की दो जवान आदमियों से बात कर रही थी और हंस रही थी। मैंने उनकी अंग्रेजी लहजे पर ध्यान दिया और उनकी बातचीत को हल्के से सुना। ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ओह, लेकिन तुमने कहा था। ओह, लेकिन मैंने नहीं कहा। क्या उसने ऐसा नहीं कहा? हाँ, मैंने सुना था। ओह, ये तो झूठ है। लड़की ने मुझे देखकर मेरी तरफ आकर पूछा कि क्या मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। उसकी आवाज में कोई जोश नहीं था। ऐसा लगा कि उसने बस फर्ज निभाने के लिए मुझसे बात की। मैंने सिर झुकाकर उन बड़े बड़े बर्तनों को देखा जो स्टॉल के अंधेरे दरवाजे के दोनों तरफ पूर्वी पहरेदारों की तरह खड़े थे और धीरे से कहा, नहीं शुक्रिया। लड़की ने एक फूलदान की जगह बदली और फिर से उन दोनों जवान आदमियों के पास लौट गई। वे फिर से उसी बात पर चर्चा करने लगे। एक दो बार लड़की ने कंधे के ऊपर से मेरी तरफ देखा। मैं उसके स्टॉल के सामने खड़ा रहा, जबकि मुझे पता था कि मेरा वहां रुकना बेकार है। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे वहां के सामान में दिलचस्पी है। फिर मैंने धीरे धीरे मुड़कर बाजार के बीच में चलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जेब में 2 पैसों को 6 पैसों से टकराने दिया। गैलरी के एक छोर से आवाज आई कि बत्ती बंद हो गई है। अब हॉल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में था। अंधेरे में ऊपर की तरफ देखते हुए मैंने खुद को एक ऐसा प्राणी पाया जिसे घमंड ने भटका दिया है। मेरी आंखें दर्द और गुस्से से जलने लगी।